नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फैक्टर्स होता है? रेट सुनते ही दिल में क्या आता है? स्पीड, है ना? तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या क्या फैक्टर्स होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन पूछे हुआ है और बोर्ड में भी पूछे हुआ है। तो एकदम खूब अच्छे से दिमाग में रखना कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या क्या बोलेंगे, अगर नहीं याद रहेगा तब तो फिर ये लिख देते हैं कि फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जगह छोड़ देते हैं, है ना? और याद रहेगा तो जो मतलब का बात है वो याद रखेंगे, क्योंकि उसी पे नंबर देगा। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पे नंबर नहीं देगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन सा फैक्टर जो है ना प्रभावित करता है? तो पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना? कोई रिएक्टेंट है तो उसका कंसंट्रेशन प्रभावित करता है। यहाँ पे एक चीज है, मन में आ सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्यों नहीं सर, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही क्यों? रेट पे डिपेंड करेगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक से सुनना। जैसे एक टंकी है, 1000 लीटर वाला टंकी है, नीचे से ग्राउंड लेवल से यहाँ तक का मान लो है, ठीक है, उसका हाइट। और उसमें जो है ना आधा टंकी जो है ना पानी भरा हुआ है, ठीक। और उसमें नीचे में नल लगाए हुए हैं, जितना इतना तक का हाइट मान लो, और इसका आधा पे अभी पानी भरा हुआ है और उसमें नीचे से नल लगाए हुए हैं। नल को खोल दिए, फुल जितना खुल सकता था उतना खोल दिए। पानी गिरेगा उसमें, ठीक है, गिरते रहेगा गिरते रहेगा। अब थोड़ा देर, एक दो मिनट गिरने दिए। अब फिर नल को बंद कर दिए, फिर मोटर चालू कर दिए, टंकी को पूरा फुल कर दिए। इतना तक का हाइट था तो पूरा यहाँ तक का पानी फुल कर दिए, ठीक। अब फिर नल खोल दो, जितना मैक्सिमम खोल सकते हो खोल दो। फिर पानी गिरेगा, एक दो मिनट देखो पानी को गिरते हुए। अब तुम बताओ कि जो पानी पहले गिर रहा था, आधा टंकी जब पानी था, और जब एक टंकी भर गया तब जो पानी गिर रहा था, वो दोनों में कुछ डिफरेंस दिखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि जब पूरा टंकी भरा हुआ है तो थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा स्पीड से, थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से गिरेगा पानी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन ज्यादा, अमाउंट ज्यादा। तो अमाउंट जब ज्यादा है तो स्पीड भी क्या, ज्यादा। लेकिन किसका अमाउंट? तो पानी का, पानी जो टंकी में है उसका, बाहर का पानी नहीं। ऐसा नहीं कि बाहर में बारिश होने लगेगा तो इधर में नल का पानी खूब तेजी से गिरने लगेगा, ऐसा नहीं है यार। वो पानी से, बाहर का पानी से इसमें क्या मतलब है? बाहर में नाली है, उस जगह खूब पानी तुम्हारे घर के पास आके जमा हो गया। अब तुम इधर नल खोलो, खूब तेजी में गिरा, अरे बाहर में खूब पानी है, तुम भी चलो तेजी से, ऐसा नहीं है। इसके टंकी के अंदर में कितना पानी है इस चीज पे डिपेंड करेगा रेट। बाहर में कितना पानी है उस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। जो अंदर में होता है उसी को रिएक्टेंट बोलते हैं, जो बाहर में होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में पहला नंबर क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कुछ भी हो जाए तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर चेंज होगा तो रेट पे फर्क पड़ेगा। दूसरा टेम्परेचर, जाहिर सी बात है, टेम्परेचर वगैरह बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे, कैटलिस्ट का यूज कर देंगे, तो ये सब पे रेट ऑफ रिएक्शन पे प्रभाव पड़ेगा। तो दूसरा लिखेंगे टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर, चौथा कैटलिस्ट, पांचवा नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि कैसा नेचर है रिएक्टेंट का, वो जमा हुआ है कि बॉयल पोजीशन में, स्टीम के फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है उस चीज पे भी डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब चार्ज सेपरेशन, है ना। और जब दूर रहेगा तो जाहिर सी बात है तो तेजी से भागेगा, तो उसका रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा माना जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स हो गया। तो तुमसे पूछे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या बोलोगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और क्या? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, रेट लॉ। इस चैप्टर का जान, रेट लॉ मतलब गैसेस स्टेट पढ़े और पीवी इक्वल टू एन आर टी ना जाने, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
है ना। सॉल्यूशंस पढ़े, हेनरीज लॉ ना सुने, राउल्स लॉ ना सुने, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं, फिर क्या पढ़े तुम। उसी तरह अगर केमिकल काइनेटिक पढ़े तो रेट लॉ एकदम फिक्स है, आना ही चाहिए, खूब अच्छे से आना चाहिए। चलो ठीक है, तो रेट लॉ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर इसका अच्छे से हमको ठीक रहेगा तो उसका भी, कंपटीशन का भी, चाहे वो जेईई मेंस का है, नीट का है, उसका भी क्वेश्चन खूब अच्छे से बनेगा। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस में, बोर्ड में और कंपटीशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, बस प्रैक्टिस का खेल रहता है। प्रैक्टिस ज़्यादा करना होता है कंपटीशन के लिए, इसके लिए थोड़ा सा एनसीईआरटी पे फोकस करना होता है, क्वेश्चन बैंक पे फोकस करना होता है, उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करना होता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। ठीक है, तो देखते हैं भाई रेट लॉ क्या होता है। तो कोई भी रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। फिर से एक बार, किसी भी रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देंगे तो रेट लॉ बोल देंगे। एक बार लैंग्वेज में सुन लेना, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटन इन ए मैथमेटिकल फॉर्म इज कॉल्ड रेट लॉ। खूब अच्छे से याद रखना है। फिर से एक बार, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटन इन ए मैथमेटिकल फॉर्म इज कॉल्ड क्या, रेट लॉ। तो लिख लेते हैं, the concentration of reactant dependence on rate of reaction is written in a mathematical form is called rate law। ठीक है, तो रेट लॉ ये हो गया। अब रेट लॉ क्या बोला कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पे पावर एन। ठीक है, ये जो अंदर वाला एन है, ये कंसंट्रेशन को कंप्लीट कर रहा है, कंसंट्रेशन शॉर्ट में लिखे हैं उसलिए इस तरह से लिखे हैं। और बाहर वाला जो एन है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्या है ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है फुल डिटेल में आगे जानेंगे, अभी बस सुनते रहो। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पे पावर एन, यही बात तो है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटन इन ए मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया गया। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट को के बोलेंगे, तो रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर एन। यही हो गया रेट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। कोई पूछेगा रेट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म बता दो, तो क्या बोलोगे, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर एन। यहाँ पे जो के है, ये के को क्या बोलेंगे, तो रेट कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट बोलेंगे। इसी का दूसरा नाम वेलोसिटी कांस्टेंट बोलेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट। एक और नाम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अब तीनों नाम दिमाग में रखेंगे, ये नहीं कि एक वो नाम दिमाग में रख के खूब खुश, है ना, वैसा नहीं है, तीनों दिमाग में रखना होगा। रेट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछेंगे तो रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर एन। के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। और एन को, ये जो पावर में एन है, ये एन को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो कभी भी अगर आए डिफाइन रेट लॉ तो लैंग्वेज लिख के उसके डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, वेयर करके ये सब लिख देंगे, तो ये हो गया डिफाइन रेट लॉ में। ठीक है ना, और खूब अच्छे से याद रखना, ना भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर एन। फिर से एक बार, अरे दिमाग में करो नहीं यार, बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि दिमाग में करो, खाली देख ले जा रहे हो। रेट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर एन। फिर से एक बार, रेट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर एन। पॉज करके एक बार अपने से सोच लो, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर एन।
के क्या होता है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि रेट का कोई यूनिट पूछे तो बोलना मोल पर लीटर पर सेकंड या मोलर पर सेकंड। कंसंट्रेशन का कोई यूनिट पूछे तो पहले से देखते आ रहे हैं कि कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी। अब मोलरिटी का यूनिट मोल पर लीटर या कैपिटल एम मोलर। रेट का यूनिट पता है मोल पर लीटर पर सेकंड, कंसंट्रेशन का यूनिट पता है मोल पर लीटर, के का यूनिट क्या होगा, तो के का यूनिट निकालना है। क्लास 11 में फिजिक्स वाले सर यूनिट एंड डायमेंशन में बताए हुए हैं हम लोग को कि जिसका भी यूनिट निकालना हो उसको अकेले कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे वही कंसेप्ट का यूज करेंगे, के का यूनिट निकालना है तो के को अकेले कर देंगे। जब के को अकेले करेंगे तो रेट अब बाई कंसंट्रेशन पे पावर क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, तो लिखते हैं, देखते हैं। यूनिट ऑफ के, जिसका यूनिट निकालना है उसको अकेले कर देंगे। रेट बाई कंसंट्रेशन पे पावर एन। ठीक है, बस फिजिक्स वाले सर का इतना ही बात हम लोग दिमाग में किए, बाकी मेरा बात ध्यान में करना। ठीक, जिसका यूनिट निकालना है उसको अकेले कर देने का, तो के को अकेले कर दिए तो रेट बाई कंसंट्रेशन पे पावर एन आ गया। अब हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे कि रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन बाई टाइम होता है, तो रेट के जगह पे कंसंट्रेशन अब बाई क्या कर दिए, यहाँ पे टाइम कर दिए। यहाँ पे पहले से ऑलरेडी कंसंट्रेशन पे पावर नीचे से एन है, कंसंट्रेशन पे पावर एन है ना यहाँ पे, तो ये लिख दिए। अब मैथ वाले सर हम लोग को बताए हुए हैं कि x पे पावर m डिवाइडेड बाई x पे पावर n क्या होता है, x पे पावर m माइनस n होता है ना। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन पे पावर कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ पे कंसंट्रेशन पे पावर n, तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस n। तो कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस n इंटू टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टाइम इनवर्स। यही हो गया यूनिट ऑफ के का एक्सप्रेशन। तो खूब अच्छे से याद कर लेना, यूनिट ऑफ के का एक्सप्रेशन कोई पूछे तो क्या बोल देना, कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस एन इंटू क्या टाइम इनवर्स। फिर से एक बार, कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। फिर से एक बार, यूनिट ऑफ के का एक्सप्रेशन पूछे तो क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। दिमाग में कर लो, कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। एक्चुअली ये यूनिट नहीं है, डायमेंशन है। अब इसके हेल्प से हम लोग यूनिट निकालेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस एन आया है तो एन क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब अलग अलग होगा तो यूनिट ऑफ के भी अलग अलग आएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर देखिएगा, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन के जगह पे जीरो ले लिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा। तो तुमको किसी भी ऑर्डर का यूनिट ऑफ के पूछे तो सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला लिख देना चाहिए, जो एक्सप्रेशन याद किए हुए हैं ये लिख देना चाहिए। तो यूनिट ऑफ के का एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स, ये लिख दिया। अब कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस एन के जगह पे कितना है बुआ, जीरो है, तो 1 माइनस जीरो 1 मतलब ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 अंडरस्टूड है। इंटू क्या टाइम इनवर्स। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, और टाइम का सेकंड तो ऊपर जाएगा तो पर सेकंड। तो क्या देखें हम लोग कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकंड। बोलोगे सर यही तो रेट के लिए भी था, मोल पर लीटर पर सेकंड। हाँ ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेंज हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए चेंज हो जाएगा। रेट का यूनिट किसी भी ऑर्डर के लिए चेंज नहीं होता है, सीधे रेट का यूनिट बता दिए थे मोल पर लीटर पर सेकंड। उसमें कोई कंडीशन नहीं बताए थे कि ये ऑर्डर रहेगा तो ये कुछ नहीं, किसी भी कोई भी ऑर्डर रहे, रेट का यूनिट तुमसे कभी भी कोई पूछे मोल पर लीटर पर सेकंड या मोलर पर सेकंड, सिंपली अगर पूछे तो बताना। लेकिन वही रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछे तब फिर बताना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताया कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, या फिर बता दो तीनों के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोले यूनिट ऑफ के तो क्या बोलोगे मोल पर लीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ के का एक्सप्रेशन पूछेंगे तो बोलेंगे कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। अब बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के कितना, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो बुआ, फॉर
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसी भी ऑर्डर के लिए हम लोग को यूनिट ऑफ के पूछे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक्सप्रेशन लिख देना चाहिए, कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। ठीक है, अब कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस एन, एन कितना है 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मतलब एन 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, कोई चीज पे पावर जीरो कितना हो जाता है 1, 1 लिखे ना लिखे बात बराबर, तो ये खत्म, सीधे क्या लिखेंगे टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या देखे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकेंड इनवर्स। अब तुम लोग अपने से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालो, किसके लिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, री करके फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन उतना लिख लोगे अच्छे से, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का निकालना। ठीक है, अपने से पॉज करके इसका निकाल लो, तब इधर देखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो किसी का भी कोई भी ऑर्डर का अगर यूनिट ऑफ के पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्सप्रेशन लगा देते हैं जो याद किए हुए हैं, कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस एन इंटू बोलो टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस एन के जगह पे कितना डालेंगे 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा इंटू टाइम इनवर्स हो गया, है ना। अब कंसंट्रेशन का यूनिट क्या जानते हैं, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर पे पावर -1, तो क्या हो जाएगा मोल पे पावर -1 और लीटर पे पावर 1, है ना। देखो क्या है कि मोल पर लीटर पे पावर क्या है -1 है, तो मोल पे पावर -1 और लीटर पे पावर -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1, तो मोल इनवर्स लीटर, है ना, और टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये जो मोल में स्मॉल एल है, लीटर में कैपिटल एल है। ठीक है, तो हम लोग इतना में क्या क्या याद रख लेंगे, एक तो यूनिट ऑफ के का एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स, दूसरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। हो सके तो पॉज करके अभी ही एक बार फ्रेम कर लो, यूनिट ऑफ के का एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। किसी भी ऑर्डर रिएक्शन के लिए ना यूनिट ऑफ के निकालना हो ना, ये पहले लगा देंगे, उसके बाद वो ऑर्डर पुट करेंगे अपने निकल जाएगा, है ना। दूसरा जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, ये तीनों के लिए यूनिट ऑफ के याद रखेंगे। क्या और सब के लिए नहीं होता है, क्या होता है, ज़्यादातर यही यूज आता है, 99% केस में यही यूज आता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बन जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन भी रहता है जिसमें तुमको पता है के का वैल्यू दिया रहेगा, मान लो 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, और बोलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। तुम याद रखोगे कि अरे सेकेंड इनवर्स किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट ऑफ के होता है ना, बस बोल दोगे इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, नहीं याद रहेगा फिर आराम से खोजते रहो, वैल्यू वूलू फॉर्मूला वगैरह जो होता ही नहीं है तो वो लगाते रहो। याद रहेगा तुमको कि सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, सीधे टिक कर दो, है ना। तो दिमाग में रखना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है भाई, ये याद रखेंगे, तीनों का यूनिट याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग देख रहे हैं रेट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर एन। ठीक है, रेट का भी यूनिट हो गया, कंसंट्रेशन का भी यूनिट हो गया, के का भी यूनिट हो गया, तीनों हो गया। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो नीचे में पॉइंट करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, चलो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले थोड़ा इस चीज़ पे फोकस करोगे कि जैसे कोई रिएक्शन है ए से बी, ठीक है, और इसका ना ये लिखना नहीं है, ये समझना है, ए से बी कोई रिएक्शन है, ठीक है, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या दिमाग में घुमाते हो, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर एन, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। तो क्या करेंगे, रेट इक्वल टू मतलब आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन,
तो रिएक्टेंट का, अरे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है ना, रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट में क्या है, ए, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एन, तो ये इसका क्या हो गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा गया। ठीक है, अब मान लो तुमको कोई बोल दे ए प्लस बी से पी, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, तो क्या करोगे तुम, सिंपली तुम यही याद रखोगे, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर एन, कुछ भी अलग नहीं, रेट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही है। तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोल रहा है, तो रेट मतलब आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर एन ना, तो किसका कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट में कौन कौन है, ए और बी दोनों है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए भी लिखो और कंसंट्रेशन ऑफ बी भी लिखो, इस पे पावर एम दे दो और इस पे पावर एन दे दो, दोनों पे सेम पावर नहीं देना, एम इस पे एन, इस तरह से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखाता है। तो कैसा भी रिएक्शन रहेगा ना, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होगा ना, तो रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन, तो किसका कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट में जो जो है लिख दो, आप पावर में डाल दो, पावर में हम यहाँ पे एम एन डाले हैं, कोई एक्स वाई भी डाल सकता है, कोई पी क्यू भी डाल सकता है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, अभी थोड़ी बार लिखवाएंगे भी ये बात है ना। तो उसीलिए इसको कुछ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ये नहीं कि पीछे में 1 है तो m डाल रहे हैं, पीछे में 2 रहता है 2 डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पीछे में 2 रहता ना यहाँ पे, तब भी m ही होता है ना, तब भी यहाँ पे n ही होता अगर पीछे में कुछ रहता तब भी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। एक और देखो, जैसे 2a प्लस 3b प्लस c से p, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन सब लोग अपने से बोलोगे, हाँ लिखोगे तो नहीं कॉपी में, लेकिन बोलोगे अपने से क्या होगा, रेट, सबसे पहले रेट, तो क्या लिखें, r इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट में कौन कौन है, ए बी सी, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी। ठीक, अब इसका ऑर्डर डाल देंगे, ये नहीं कि 2a है तो अंडर में 2 है, ऐसा कभी नहीं करते हैं ना। अब इसका ऑर्डर डाल देंगे, तो ऑर्डर क्या, एम एन या ओ, आगे, या फिर एम एन ओ ना डाल के एक्स वाई जेड या पी क्यू आर कुछ भी डाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वापस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होगा तो क्या करेंगे, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर एन, ये हम लोग दिमाग में घुमाएंगे और लिख देंगे रेट, तो आर इक्वल टू के, ठीक, इंटू कंसंट्रेशन, तो किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो रहेगा वो लिख देंगे, आप पावर में लिख देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे ना हम लोग एक रिएक्शन मान लिए ए प्लस बी से पी, ये हम लोग रिएक्शन मान लिए, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन, तो किसका कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट में क्या है, ए और बी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये डाल दिए। अब पावर में डाल देंगे m और यहाँ पे क्या डाल देंगे n। ठीक है, तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा गया। अब इसमें तुमसे पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, m, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, m, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, n, और सीधे तुमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर पूछ दे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे m प्लस n हो जाएगा, यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें भाई कि कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना होना तो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया रहेगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर होगा ना वो दोनों को सम कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। वही अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए बोलता है तो जो उसके पावर में है वो बोल देते, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी बोलता है तो जो उसके पावर में है वो लिख देते, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेगा तो जो भी पावर में है उसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बहुत बार डिफिनीशन भी पूछता है, इसीलिए बीच में जगह छोड़े हुए हैं कि यहाँ पे डिफिनीशन लिखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बहुत बार डिफिनीशन भी पूछता है कि क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बोर्ड के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दोनों बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो सम है, एसीएम सम मतलब जोड़, द सम ऑफ है ना क्या, तो पावर, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिर से एक बार, द सम ऑफ
पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या बोलोगे? द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो थोड़ा ये लिख लोगे, द सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactant in the rate law expression is called order of reaction। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन याद रखना है, कंसेप्ट समझ के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इजी भी है। बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, तुमको रेट रिएक्शन दे दिया हुआ है, उसका रेट लॉ भी दे दिया हुआ है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कितना इजी है ना, डायरेक्टली पावर सम कर दो, क्या निकल जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए कुछ नोट लिख लेंगे, तो नीचे में नोट में पहला नंबर यही कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। ये नहीं कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में डाल देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, आप पावर में अपने से एम एन या पी क्यू या एक्स वाई ऐसे करके डाल देते हैं। तो ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है तो 2 लिख दो, ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 लिख दो, 0 ऑर्डर है तो 0 लिख दो, जो भी ऑर्डर दिया रहेगा वो लिख दोगे। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, हम लोग अपने से नहीं लिख देते हैं। तो पहला नंबर में लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है ना। दूसरा नंबर में ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खाली 0 1 2 ही होगा या फिर इंटीजर में ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, 0 और फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव, निगेटिव, 0 और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। थर्ड नंबर है भाई कि ऐसा कौन सा कंसंट्रेशन है जब रेट और रेट कांस्टेंट बराबर हो जाता है। फिर से एक बार, ऐसा कौन सा कंसंट्रेशन है, मतलब कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या जब रेट और रेट कांस्टेंट बराबर हो जाए। रटना नहीं है, सोचना है। ऐसा कंसंट्रेशन बताओ जब रेट और रेट कांस्टेंट बराबर हो जाए। तो पहले हम लोग अप्रोच करेंगे कि ऐसा फॉर्मूला आ जाए जिसमें रेट और रेट कांस्टेंट दोनों आ जाए। वो क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर n दोनों आता है। अब तुम सोचो कि ऐसा क्या कंसंट्रेशन है कि जब रेट और रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाए। अब तुम सोचो यहाँ पे जब तुम 1 रखोगे तो 1 पे पावर n, 1 पे पावर कितना भी रहेगा तो 1 ही होगा, तो 1 पे पावर n 1 ही होगा, और k इंटू 1 k हो जाएगा, मतलब रेट रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा क्या कंसंट्रेशन है जब रेट और रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए? तो यूनिट कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना रखना होगा? 1 रखना होगा। तो ये बात ध्यान में रखना है, रटना नहीं है। कभी भी तुमसे कंसंट्रेशन पूछे ना कि ऐसा कंसंट्रेशन बताओ जब रेट रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए, तो तुम रेट लॉ एक्सप्रेशन सोच लो, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर n, और उसके हिसाब से बोल दो कि कंसंट्रेशन जब 1 रखोगे तभी ना ये दोनों बराबर होगा। तो बोल दो कि कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए जब रेट रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ये बात अभी हम लिखवाएंगे कि एट यूनिट कंसंट्रेशन रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट। यूनिट कंसंट्रेशन पे रेट किसके बराबर हो जाता है? रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। लेकिन एक और बात बता दे रहे हैं कि अगर कभी पूछे कि ऐसा कौन सा ऑर्डर होगा जब रेट रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा,
तो यहाँ पे क्या डालोगी कि 1 बन जाए, तब ना रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 डालना होगा, तब ना कोई चीज पे पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 0 डाल दो, ऑर्डर के जगह पे 0 डाल दोगे तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट। तो ऐसा क्या ऑर्डर होगा जब रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए, तो 0 ऑर्डर। ऐसा क्या कंसंट्रेशन होगा जब रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए, तो क्या बोलेंगे, यूनिट कंसंट्रेशन। रटना नहीं है, दोनों बात को समझना ही है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लिखते हैं 3 करके, एट यूनिट कंसंट्रेशन रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट। यूनिट कंसंट्रेशन पे रेट किसके बराबर हो जाता है, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। फोर्थ नंबर, रेट कांस्टेंट जो है ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टाइप है। जितना भी के आता है ना, के बी के एफ, सॉल्यूशन चैप्टर में आया था, है ना, के इक्विलिब्रियम, जितना भी आता है ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टाइप है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब कोई रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻², और उस रिएक्शन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, कुछ भी इधर उधर हो रहा है ना, तो उस पर रेट कांस्टेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ कब प्रभावित होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन क्या, टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद एक बार थोड़ा पॉज करके पेज पलट के देख लोगे कि अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। एक तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं, उसके बाद रेट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर n। अभी हम लोग ये भी देखे कि कोई रिएक्शन रहेगा तो उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, है ना। फिर यूनिट ऑफ के देखे, यूनिट ऑफ के का एक्सप्रेशन 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, तीनों के लिए याद करना है ना। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें और फिर कुछ नोट देखें। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो थोड़ा सा एक बार इतना पे पॉज करके देख लोगे जो अभी अपना कॉपी में नोट किए हो, और उसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन करोगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इससे रिलेटेड लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट लेक्चर जो देखे थे उसमें 4th नंबर क्वेश्चन तक हो गया था नोट्स में। तो ये 5th नंबर क्वेश्चन है, राइट डाउन द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग। इसका रेट लॉ लिखना है ये दोनों रिएक्शन का। पहले फर्स्ट रिएक्शन का, अभी रेट लॉ के लिए क्या सिखाए हैं, पॉज करके बना दो अपने से, अभी सिखाया है ना भाई, अपने से बना दो, उसके बाद मिला लोगे। क्या सिखाए हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट तो क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू के, तो के इंटू कंसंट्रेशन, तो किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, पावर एन हो गया। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा गया है ना। जो लोग बाय द वे नहीं बना पाए थे, अब सेकंड पॉज करके बना दो यार, बहुत इजी है, बना दो। ठीक, अब सेकंड नंबर का रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, रेट तो आर इक्वल टू के, तो के इंटू कंसंट्रेशन, तो किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का, मतलब ए और बी का, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर एम और एन हो गया। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमको बताने देना, उसके बाद आगे से तुम लोग इसी पैटर्न पे एकदम 3-4 क्वेश्चन है ना, तो ये थोड़ा अच्छे से सुनेंगे और स्टेप भी देखेंगे, और यही स्टेप को फॉलो करके आगे क्वेश्चन बनाएंगे। स्टेप को फॉलो करना जरूरी होता है जी, कोई कोई बहुत शॉर्टकट मारता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, स्टेप को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे। एक रिएक्शन है ए से पी, इसका रेट लॉ क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 2। यहाँ पे मतलब बताया हुआ है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं। अब नीचे में बोला हुआ है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो गया, डबल, देन हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स चेंज हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तो पहले तो जो है रेट लॉ वो लिख देना चाहिए, आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 2, ये दिया हुआ है, ये लिख दिए। अब क्या बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है ना डबल कर रहा है, तो रेट, जाहिर सी बात है, रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड तो करता है। बोलो सर अभी तो नोट में लिखवाए हैं रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हाँ, रेट कांस्टेंट ये है, ये रेट है, रेट प्रभावित पड़ता है कंसंट्रेशन पे। रेट का फैक्टर से एकदम स्टार्टिंग में पढ़े हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब है ना। लेकिन रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है भाई।
तो यहाँ पे कंसंट्रेशन डबल हुआ है तो रेट भी चेंज होगा, तो इसको क्या कर देते हैं R1 बोल देते हैं, इक्वल टू के इंटू, देखो ये डबल कर दिए हैं 2A का स्क्वायर, ये कर दिए हैं। बोल रहा है ना कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया, डबल, तो डबल हो गया तो रेट कितना टाइम्स हो गया यही पूछ रहा था, R1 बोल दिए, R1 हो गया, रेट चेंज होगा। अब क्या करेंगे, ये जो 2 किए हैं तो 2 को बाहर लेंगे, डबल किए हैं ना जी, तो डबल को बाहर लेंगे तो डबल सीधे बाहर नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 2, इधर में क्या है R1, R1 इक्वल टू ठीक 4 के इंटू ए का स्क्वायर को क्या बोल दोगे R, तो क्या हो गया रेट बिकम्स कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स, रेट बिकम्स 4 टाइम्स। एकदम जितना भी क्वेश्चन अभी इससे आगे बोल लेंगे बनाने के लिए सब ऐसे ही पॉज करके बनाएंगे और एकदम यही पैटर्न पे बनाएंगे, कोई स्टेप खाएंगे नहीं, डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, पूरा स्टेप लिखेंगे अच्छे से। क्या किए सबसे पहले जो रेट लॉ दिया हुआ था वो लिख दिए, बोल रहा है कंसंट्रेशन डबल करने के लिए डबल कर दिए तो रेट चेंज होगा तो R1 कर दिए, अब 2 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो रेट कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये पॉज करके अपने से बना लोगे, ठीक है, उसके बाद इधर देखोगे मिलाओगे, है ना, बहुत ज़्यादा चांस है कि बन जाए सही, प्लीज़ पॉज करके अपने से बनाओगे ही इसको। ठीक है, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, रेट लॉ क्या दिया हुआ है R इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए पे पावर 3, और क्या बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज क्या बोल रहा है हाफ, देन हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज, तो ये हाफ हो गया तो जाहिर सी बात है ये R1 हो जाएगा, R1 इक्वल टू के इंटू ई हाफ हो गया, हाफ ए का क्यूब। ठीक है, अब 1/2 बाहर लेंगे तो 1/2 का क्यूब ना बाहर आएगा, जो पावर में रहता है उसके साथ बाहर आएगा, तो 1/2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 इंटू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए पे पावर 3, ई R1 इक्वल टू हो गया था R1 इक्वल टू 1/8 और के इंटू ए पे पावर 3 को क्या बोलेंगे R, तो देयर फोर रेट बिकम्स कितना टाइम्स 1/8 टाइम्स। हमको लगता है बहुत लोग सही बना लिए होंगे इसको, है ना, रेट बिकम्स 1/8 टाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी पॉज करके अपने से बना लो, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, पॉज करके अपने से बना दो, उसके बाद इधर देखोगे। ठीक है, चलो इसमें क्या दिया हुआ है, रेट R इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए पे पावर 2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और बोल रहा है कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज ट्रिपल, दोनों ट्रिपल्ड हो गया। अच्छा, खाली कंसनट्रेशन ऑफ ए ट्रिपल बोलता था, ए को ट्रिपल कर देते, बी को नहीं करते, बी को एज इट इज लिख देते, लेकिन यहाँ पे बोला है कि दोनों ट्रिपल्ड हो गया है, देन हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स चेंज होगा ये बताना है। तो क्या दोनों को ट्रिपल करोगे तो जाहिर सी बात है ये R1 हो जाएगा, के इंटू ट्रिपल्ड कर दो, देखो 3A का पावर क्या है 2 इंटू 3B, पावर कुछ नहीं है तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये 3 की है तो 3 का स्क्वायर ना बाहर आएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, इसमें 3 पे पावर 1 मतलब 3, तो 9 इंटू 3 कितना 27, 27 के कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये R1 इक्वल टू हो गया। अब R1 इक्वल टू 27 के इंटू ए पे पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना होता है R, तो देयर फोर रेट बिकम्स कितना टाइम्स 27 टाइम्स, रेट कितना टाइम्स हो गया 27 टाइम्स हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन खाली पढ़ के रहोगे, हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कंसेप्ट अप्लाई करोगे, थोड़ा सा नया है, एक बार अपने से पढ़ लो खाली क्वेश्चन और उसके शांति से बैठोगे देखोगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए से पी रिएक्शन दिया हुआ है और रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 2 मतलब सेकेंड ऑर्डर। इसमें बोल रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल डबल। देखो भाई, अभी तक जितना भी क्वेश्चन देख रहे थे उस सब में क्या देख रहे थे कि कंसंट्रेशन डबल कर रहा था या ट्रिपल कर रहा था या हाफ कर रहा था, मतलब कंसंट्रेशन में चेंजिंग आ रहा था। यहाँ पे कंसंट्रेशन में चेंजिंग नहीं आ रहा है, क्या चीज में चेंजिंग आ रहा है, वॉल्यूम में चेंजिंग आ रहा है। नहीं, कंसंट्रेशन में चेंजिंग वाला अभी तक देख चुके हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन में चेंजिंग नहीं आ रहा है, क्या चीज में चेंजिंग आ रहा है, वॉल्यूम में चेंजिंग आ रहा है। तो पहले क्या करना है कि एक बार ये लिख देना है R इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 2, ये जो दिया हुआ है ये लिख दिए,
अब हम लोग भाई वॉल्यूम इसमें लाएंगे तब ना वॉल्यूम को डबल या ट्रिपल या हाफ जो भी बोलेगा वो करेंगे। वॉल्यूम लेवे नहीं करेंगे तो कंसंट्रेशन को कैसे डबल ट्रिपल कर देंगे जी। वॉल्यूम चेंज हुआ कंसंट्रेशन को कर दोगे, ये कौन बात हुआ। पहले तो इसमें वॉल्यूम लाना होगा। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या जानते हैं, मोल बाई वॉल्यूम। कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, मोलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कंसंट्रेशन मतलब मोल बाई वॉल्यूम। तो आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन को मोल, मोल ऑफ ए, मोल को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, तो मोल ऑफ ए बाई वॉल्यूम का स्क्वायर। ये कंसंट्रेशन को ही लिखे हैं, इसी को खोल के, कुछ भी अलग नहीं। कोई कोई यहाँ R1 कर देता है, अरे यार इसी को खोल के मोल बाई वॉल्यूम कर दिए, क्यों R1 हो जाएगा। जब तुम वॉल्यूम चेंज करोगे या मोल चेंज करोगे या कंसंट, तब ना आर से R1 हो जाएगा जी, रेट चेंज हो जाएगा। ऐसा ही खाली इसको खोल दिए सेम में लिख दिए तो रेट चेंज हो जाएगा, ये कौन बात हुआ। तो अभी एकदम सेम इसी चीज को खोल के लिखे हैं हम लोग, है ना, कि कंसंट्रेशन को मोल बाई वॉल्यूम लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम डबल कर रहा है। तो जब वॉल्यूम डबल कर रहा है तो वॉल्यूम लाएंगे तब ना आप डबल या ट्रिपल या जो भी करेंगे। तो अब देखो ये आ गया, अब तुमको जो भी करना है कर दो। अब वॉल्यूम बोलो, डबल करने बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू के इंटू मोल ऑफ ए बाई, देखो 2b हो गया, इसका स्क्वायर। फिर बाहर ले लो, क्या ले लोगे, 1/2 का स्क्वायर ना। 1/2 का स्क्वायर कितना, 1/4 इंटू के इंटू Na/v का स्क्वायर। अरे 1/2 का बाहर ले चुके हो ना, तो R1 इक्वल टू 1/4 के इंटू Na/v का स्क्वायर को क्या बोलेंगे, R। रेट कितना टाइम्स हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया, रेट बिकम्स 1/4 टाइम्स। तो ठीक है भाई, कभी भी तुमको वॉल्यूम चेंज करे तो पहले क्या करो, वॉल्यूम को इसमें कन्वर्ट कर दो, है ना, कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल बाई वॉल्यूम। और जैसे ही वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद फिर तुम उसको बना दो आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको पॉज करके अपने से बना लोगे, बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अपने से बना लोगे, उसके बाद देखोगे तो अच्छा रहेगा। ए से पी रिएक्शन है, और रेट लॉ दिया हुआ है आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एम, और बोल रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल देन रेट बिकम्स कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। वॉल्यूम जब डबल कर रहे हैं ना तो रेट 4 गुना हो जा रहा है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो पॉज करके अपने से बना लो, उसके बाद इधर देखोगे तुम पूरा स्टेप कि क्या है ना। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पहले रेट लॉ दिया हुआ है आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एम, और इसमें क्या बोल रहा है, वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम लाए, तो अभी सीखे हैं के इंटू कंसंट्रेशन को क्या लिखते हैं, मोल ऑफ ए बाई वॉल्यूम पे पावर एम। देखो इसको वॉल्यूम के टर्म में लिख दिए। अब क्या कर रहा है, बोल रहा है कि वॉल्यूम डबल हो जा रहा है तो रेट 4 टाइम्स हो जा रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम डबल करने वाले हैं तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4R लिखेंगे। क्यों R1 लिखे, बोल रहा है जब 4 टाइम्स तो क्यों R1 लिखोगे, सीधे 4R लिखो। इक्वल टू के इंटू मोल ऑफ ए बाई वॉल्यूम को क्या कर दिए डबल, पावर में क्या दिया हुआ है m, तो देखो m कर दिए, ठीक। अब तुम जानते हो कि जो भी एक्स्ट्रा करते हैं, जैसे 1/2, अगर यहाँ पे 2 रहता तो 1/4 बाहर आ जाता, 1/2 क्यूब रहता तो 1/8 आ जाता। यहाँ पे ना 2 है ना 3 है, m है, तो 1/2 पे पावर m बाहर आ जाएगा। तो 1/2 पे पावर m बाहर आ गया, बचा क्या, तो k इंटू Na/v पे पावर m, ठीक। k इंटू Na/v पे पावर m को देखो क्या बोलते हैं, r। तो 4R इक्वल टू हाफ पे पावर m इंटू क्या, r, r से r कट गया, 4 को तुम 2 का स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक। और बच्चा में सुने होंगे कि 1/10 को 10 पे पावर -1 बोलते हैं, अभी बहुत जगह यूज भी करते होंगे। उसी तरह 1/2 को क्या बोलते हैं, 2 पे पावर -1 बोलते हैं। तो यहाँ पे 1/2 है तो ये 2 ऊपर का है, कि यहाँ पे देखो 2 है ना, तो इसीलिए 2 ऊपर चलेगा, तो 2 पे पावर -1। अब इधर में m है तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर -m हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस क्या देख रहे हैं कि सेम है दोनों में, 2 2 सेम है, तो पावर को कंपेयर करके उतार सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग जैसे ही कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 सेम है, तो -m इक्वल टू 2, इसका मतलब m इक्वल टू -2, यही हो जाएगा आंसर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, -2। -2 अगर आया होगा
तो सही, अदरवाइज कहाँ पे गड़बड़ी हुआ इसको मंथन करना है और आगे प्रैक्टिस भी करना है बार बार कि इस तरह का गलती अगर हुआ हो तो आगे से ना हो। अगर नहीं भी गलती हुआ हो तब भी प्रैक्टिस करना है, घमंड में नहीं रहना है, नहीं तो आगे फिर बनाने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करने से ही आगे बनाने लायक रहता है आदमी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग, मेथड टू फाइंड rate constant of species from rate constant of reaction। क्या हेडिंग बोल रहा है? मेथड टू फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ स्पीसीज फ्रॉम रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा समझते हैं इस बात को। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले हम लोग एक रिएक्शन ले रहे हैं, ए प्लस बी से सी प्लस डी, ये रिएक्शन ले रहे हैं, या फिर यहाँ पे पी ले लेते हैं सीधे। ठीक है, ये ले लिए। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। सब लोग बोलोगे, हाँ देख रहे हो ना, तो साथ साथ बोलोगे कि क्या इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन में दिमाग में क्या दौड़ाते हैं? रेट मतलब आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन? तो रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट में कौन कौन है? ए और बी। पावर में क्या दे दें? एम, और यहाँ पे एन। यही हो गया इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये हम लोग एक रिएक्शन लिख लिए और इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिए। अब तुमसे कोई बोले कि के क्या है, तो बोलोगे हाँ जानते हैं, रेट कांस्टेंट है, दूसरा नाम वेलोसिटी कांस्टेंट है, तीसरा नाम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, ये सब बताने लगोगे। आगे वो पूछा कि जो ये के है ये ठीक है रेट कांस्टेंट है, लेकिन ये रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है कि रेट कांस्टेंट ऑफ ए है कि रेट कांस्टेंट ऑफ बी है कि रेट कांस्टेंट ऑफ पी है, क्या है ये? फिर से एक बार क्वेश्चन क्या आया, ये जो के है ये रेट कांस्टेंट है, तो ये रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है मतलब पूरे के लिए है, कि रेट कांस्टेंट ऑफ ए है कि रेट कांस्टेंट ऑफ बी है कि रेट कांस्टेंट ऑफ पी है, क्या है ये के? रेट कांस्टेंट किसका है? तो बोलोगे ये रेट कांस्टेंट रिएक्शन का है, पूरे का है। रेट लॉ एक्सप्रेशन रिएक्शन के लिए ना लिख रहे हैं, तो ये रेट कांस्टेंट रिएक्शन का है। ठीक है, बोलेगा ठीक है ये रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन का है, तो रेट कांस्टेंट ऑफ ए बताओ, रेट कांस्टेंट ऑफ बी बताओ, रेट कांस्टेंट ऑफ पी बताओ। समझ रहे हो? मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दे दिए हुआ है और क्या पूछ रहा है? रेट कांस्टेंट ऑफ ए पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट ऑफ बी पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट ऑफ पी पूछ रहा है। यही हेडिंग है, मेथड टू फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ स्पीसीज फ्रॉम रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर तुमको रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दे दिया हुआ है और रेट कांस्टेंट ऑफ स्पीसीज निकालना है, यही हम लोग ये हेडिंग में देखेंगे, निकालना सीखेंगे। कैसे निकाले रेट कांस्टेंट ऑफ स्पीसीज, कैसे निकाले जब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दिया रहे। चलो, हेडिंग का मतलब सबको समझ में आया कि क्या बोलना चाह रहा है। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दे दिए हुआ है के, अब बोल रहा है रेट कांस्टेंट ऑफ ए क्या होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ बी क्या होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ पी क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कभी भी हम लोग को अगर किसी एक का रेट कांस्टेंट दिया रहे, यहाँ पे रिएक्शन का दे दिया हुआ है, किसी एक का भी रेट कांस्टेंट दिया रहे, तो उस केस में पहले हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दोनों तरह से, तो एक कंसंट्रेशन बाय टाइम वाला और दूसरा रेट लॉ वाला है ना, दोनों से हम लोग लिखेंगे। तो पहले रेट लिखते हैं कंसंट्रेशन बाय टाइम वाले से। तो कंसंट्रेशन बाय टाइम वाले से कैसे लिखते हैं? 1/a इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इक्वल टू, बी के लिए क्या लिखें? 1/b माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। अब पी के लिए क्या लिखेंगे? 1/1 तो नहीं लिखेंगे, वो तो अंडरस्टूड 1 रहेगा, तो प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ पी बाई डी टी। ये रेट लिख दिए कंसंट्रेशन बाई टाइम वाले से, और दूसरा रेट लॉ वाले से, तो इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर एन। दोनों से हम लोग रेट लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जिसका भी, जैसे मान लो कि ए का रेट कांस्टेंट निकालना है, तो ए वाला लिख देंगे
और रेट लॉ वाला लिख देंगे। जब बी का रेट कांस्टेंट निकालना होगा तो बी वाला लिख देंगे और रेट लॉ वाला लिख देंगे, इसी की हेल्प से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले टू फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ ए, ठीक है, ए के लिए निकालते हैं। तो ए के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ए माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इक्वल टू रेट लॉ वाला। रेट लॉ वाला क्या है, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर एन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ए का रेट कांस्टेंट निकालना है ना, तो इसको अकेले कर देंगे। तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इक्वल टू ई ए इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर एन। ये जो ए के हो गया, यही क्या हो गया, रेट कांस्टेंट ऑफ ए, रेट कांस्टेंट ऑफ ए। तो रेट कांस्टेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, ए के, ठीक है भाई। तो कभी भी यार के दिया रहे, मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दिया रहे और रेट कांस्टेंट ऑफ स्पेसीज पूछे, तो क्या करेंगे हम लोग, रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे पहले, एक कंसंट्रेशन बाय टाइम वाले से और रेट लॉ वाले से। जिसका भी निकालना है उसको अकेले कर देंगे, उसका लिख देंगे और रेट लॉ वाला लिख देंगे, इसको अकेले करेंगे। जो भी आएगा वही क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ ए आ गया। अब तुम लोग क्या करोगे, इतना पहले लिखोगे और उसके बाद पॉज करके अपने से बी का और पी का निकालोगे, इसी तरह से करके रेट कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का देखोगे, बहुत ज़्यादा चांस है कि अपने से लिखा जाएगा, है ना। तो इतना लिख के उसके बाद बी और पी का लिख लेंगे, उसके बाद ही देखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग को बी का लिए निकालना होगा तो टू फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ पी, बी के लिए क्या करेंगे, बी वाला लिखेंगे 1/b माइनस डी बी बाई डी टी और रेट लॉ वाला लिखेंगे, ठीक है। तो 1/b माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इक्वल टू रेट लॉ वाला के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर एन, ठीक है। अब हम लोग इसको अकेले कर देंगे तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इक्वल टू, ये बी उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो बी के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर एन। देयर फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ बी, रेट कांस्टेंट ऑफ बी क्या हो गया, स्मॉल बी और फिर के, ये हो गया। उसी तरह रेट कांस्टेंट ऑफ पी निकालना हो तो टू फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ पी, है ना, पी, तो पी वाला लिख देंगे, पी वाला क्या है, प्लस डी पी बाई डी टी और क्या, रेट लॉ वाला, है ना। तो प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ पी बाई डी टी इक्वल टू रेट लॉ वाला के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर एन। और यहाँ पे कुछ है नहीं उधर ले जाने को, तो ये तो ऑलरेडी अकेले ही है, तो रेट कांस्टेंट ऑफ पी क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। रेट कांस्टेंट ऑफ पी इसके बराबर हो जाएगा, के बराबर। कोई कोई को टेंशन हो जाता है, सर ये तो अभी बोल रहे थे आप रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, तो क्या दिक्कत है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्यों नहीं हो सकता है, रेट कांस्टेंट ऑफ पी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। यही बोलेंगे, रेट कांस्टेंट ऑफ पी क्या बोलेंगे, के बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो अब ये जो इतना हम लोग किए, ये डेरिवेशन किए, लेकिन जब आगे हम लोग को क्वेश्चन बनाना होगा तो डेरिवेशन का जरूरी नहीं होगा। अब इससे कुछ सीख लेते हैं क्या, कि जैसे कोई रिएक्शन है ए प्लस बी बी से पी, तो इसका रेट लॉ हो गया, तो ये के जो है ये रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो रेट कांस्टेंट ऑफ अगर ए बोले तो इसका पीछे वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ए के, देखो यही है रेट कांस्टेंट ऑफ ए के, जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन में, तो रेट कांस्टेंट ऑफ स्पेसीज आ जाता है। अगर बी का रेट कांस्टेंट पूछे तो क्या कर देंगे, बी के, और पी का पीछे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इंटू के मतलब सीधे के हो जाएगा। यही तो हम लोग देखें, रेट कांस्टेंट ऑफ बी, बी के, रेट कांस्टेंट ऑफ पी सीधे के, है कि नहीं। तो अब हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, ये तो एक
थोड़ा समझ में आने के लिए कि हाँ कैसे हुआ, ये फील लाने के लिए हम लोग किए हैं। लेकिन अब हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, सीधे दिमाग में रखेंगे कि जैसे ही के जो है ये रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, तो ए का रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो ई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ए के। बी का रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो बी के। पी का रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो पीछे में 1 है तो 1 इंटू के, मतलब सीधे के। कोई कोई पी के बोल देता है, अरे यार एक पीछे पी रहता तब ना पी के बोलते हैं, नहीं है कुछ, मतलब सीधे क्या बोलोगे, के बोलोगे। ठीक है, तो बस इतना जो हम लोग पढ़े इसमें से यही बात निचोड़ निकालना है कि किसी भी स्पीसीज का रेट कांस्टेंट बोले तो उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन में, तो आ जाता है उस स्पीसीज का रेट कांस्टेंट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो इसको पॉज करके अपने से बना लो पहले, ठीक है, देखो बनता है कि नहीं, उसके बाद इधर देखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, 3a से b प्लस 2c रिएक्शन दिया हुआ है, इसका रेट लॉ दिया हुआ है r इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर m, रेट कांस्टेंट ऑफ c इज इतना। अच्छा c का रेट कांस्टेंट मतलब, अरे ये जो k दिया हुआ है तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, तो c का रेट कांस्टेंट मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2k। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है किसका वैल्यू दिया हुआ है, 2k का वैल्यू दिया हुआ है, तो 2k का वैल्यू 2 इंटू 10 पे पावर -3। कैसे समझ गए कि 2k का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि रेट कांस्टेंट किसका दिया हुआ है, c का दिया हुआ है, और c का रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू के, 2k। तो 2k का वैल्यू ये दिया हुआ है, 2 से 2 कट जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -3 यूनिट मोलर पर सेकेंड। ये के आ गया। हम लोग से पूछ क्या रहा है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, तो जाहिर सी बात है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन तो के ही होगा। तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, है ना, इसके बराबर के बराबर, के का वैल्यू कितना, 10 पे पावर -3 मोलर पर सेकेंड। एक पार्ट का आंसर आ गया। आगे क्या पूछ रहा है, एंड रेट कांस्टेंट ऑफ ए, रेट कांस्टेंट ऑफ ए के पीछे क्या लगा हुआ है 3, तो क्या हो जाएगा 3 के। रेट कांस्टेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 3k, मतलब 3 इंटू के का वैल्यू कितना, 10 पे पावर -3 मोलर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर, ठीक है भाई। तो इसमें हम लोग पूरा डेरिवेशन नहीं किए, कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन बनाने में डेरिवेशन करने का, सीधे जिसका पूछ रहा है उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका रेट कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो इसको नहीं बनाओगे, शांति से देखोगे, ठीक है ना, इसको रिवीजन समय अपने से बनाओगे, अभी थोड़ा अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये रिएक्शन दिया हुआ है N2 प्लस 3H2 से 2NH3, इसका रेट दिया हुआ है 10 पे पावर -3 मोलर पर सेकेंड। अब फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन 2N2 प्लस 6H2 से 4NH3। अगर ध्यान से देख रहे होगे तो इसका डबल ये हो रहा है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका रेट पूछ रहा है, इसका रेट दिया हुआ है, इसका रेट पूछ रहा है। ठीक, जो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ा रहता है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया रहता है, एग्जाम में तो जरूर पढ़ता है, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा बेचारा, एग्जाम में तो मोबाइल है नहीं कि गेम खेल ले, नौटंकी कर ले, बउआ ले उन्हें। तो उस समय क्या करता है कि देखता है कि अरे इस रिएक्शन का रेट 10 पे पावर -3, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो इसका रेट हो जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर -3, और ऑप्शन में रहता है मार के खूब एकदम, खूब मस्ती में एकदम, है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे, खूब अच्छे से सुनेंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं। बुआ देखो, इस रिएक्शन के लिए रेट दिया हुआ है, तो फॉर फर्स्ट रिएक्शन, इसको हम लोग फर्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं, और किसी एक से तुम रेट का कंसंट्रेशन बाई टाइम वाला लिख दो तो N2 से लिख देते हैं। ठीक, तो N2 से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -d कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो कैसे लिखेंगे, है ना, तो -d कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt इक्वल टू रेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 पे पावर -3। तो इस फर्स्ट रिएक्शन में हम लोग -d N2 बाई dt क्या पता चला, 10 पे पावर -3 है। अब क्या करना है, सेकेंड रिएक्शन के लिए निकालना है, तो सेकेंड रिएक्शन उसी का लिखना जिसके लिए तुम फर्स्ट रिएक्शन में लिखे हो।
ऐसा नहीं कि फर्स्ट रिएक्शन में N2 का लिखे और सेकेंड रिएक्शन में H2 का लिख दोगे। अगर फर्स्ट रिएक्शन में N2 का तो सेकेंड रिएक्शन में भी N2 का, अगर फर्स्ट रिएक्शन में H2 का लिखते तो सेकेंड रिएक्शन में भी H2 का, और बिल्कुल H2 का भी लिख सकते थे। H2 का भी लिखेंगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो देखो भाई, सेकेंड रिएक्शन के लिए N2 का अगर तुम रेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू 1/2 सीधे माइनस डी N2 बाई डी टी थोड़ा ना हो जाएगा जी, रेट ऑफ डिसएपियरेंस थोड़ा ना लिख रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख रहे हो। तो रेट इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई डी टी, ठीक है। इसी का तो रेट पूछ रहा है सेकेंड वाले रिएक्शन का। तो 1/2 इंटू माइनस डी N2 बाई डी टी का वैल्यू कितना है, 10⁻³ पुट कर दिए, आ जाएगा। अब 1/2 को 0.5 बोलते हैं इंटू 10⁻³ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻1 और 10⁻³ 10⁻⁴ यूनिट क्या हो जाएगा, मोलर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर। तो हम लोग क्या देखे, ऐसा नहीं कि ये रिएक्शन का रेट दिया हुआ है 10⁻³ इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो इसका रेट भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। क्या देखे कि जब इसमें कोई चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ तो रेट में डिवाइड हो गया। लेकिन क्यों रटोगे फालतू में, आराम से बना लो ना जी। फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो किसी एक से N2 से लिखे ना, H2 से भी लिख सकते थे। अगर मान लो कोई H2 से लिखता तब क्या करता है, तो H2 से क्या करते हैं 1/3 है, फर्स्ट रिएक्शन के लिए 1/3 इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई डी टी इक्वल टू 10⁻³ लिख देते हैं। अरे रेट का यही ना होगा H2 से। अब इसको अकेले कर दो तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई डी टी इक्वल टू, अच्छा बताओ 3 उधर डिवाइड में रह जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 3 इंटू 10⁻³ ये तुम्हारा माइनस डी H2 बाई डी टी आ जाता है पहला रिएक्शन के लिए। अब दूसरे रिएक्शन के लिए H2 से ही लिखो, जिसका पहला रिएक्शन में लिखना उसी से दूसरे रिएक्शन में भी। तो 1 रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई डी टी। तो 1/6 अब माइनस डी H2 बाई डी टी का वैल्यू रख दो 3 इंटू 10⁻³ 3 से ये 2 बार में कट गया, देखो 1/2 इंटू 10⁻³ उसके आगे का तो सॉल्व करेंगे तो ये आ ही जाएगा। समझ में आया ना। तो क्या देख रहे हैं, किसी एक से NH3 से भी लिखोगे तो वो एकदम सेम आंसर आएगा। कोई एक से फर्स्ट रिएक्शन के लिए लिख दो, एकदम उसी से सेकेंड रिएक्शन के लिए लिख दो, पुट कर दो वैल्यू, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए तो अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे, है ना। अच्छे से इतना पढ़ना, क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस करना, और इससे रिलेटेड जो NCERT में क्वेश्चन है वो लिख लो नीचे में, फेयर कॉपी में ही लिख लेंगे, है ना। और बनाएंगे कहाँ, रफ कॉपी में, ठीक है। तो लिख लेंगे NCERT इन टेक्स्ट का 1 से 4 और एक्सरसाइज का 1 से 6 और 9, इतना क्वेश्चन हम लोग से बन जाएगा। अभी तक जो पढ़े हैं ना 2 लेक्चर में, वो दोनों लेक्चर से रिलेटेड इतना क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज का, ठीक है। तो इन टेक्स्ट का 1 to 4, एक्सरसाइज का 1 to 6 एंड क्या 9, ठीक है भाई। अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना,